तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है एकांकगुआ। एकांकगुआ कहाँ पर है आपका? तो एंडीज पर्वतमाला जो है आपकी यहाँ पर अर्जेंटीना और चिली से होते हुए यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है यहाँ पर स्थित है और इसकी लंबाई है 6690 मीटर। ठीक है, 6690 किलोमीटर की इसकी क्या है लंबाई है। ये मीटर में नहीं है, ये किलोमीटर में कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या है एक वलित पर्वत श्रेणी है और सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी आपको यहीं पर मिलेंगे। इसका विस्तार तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है ना प्लेट, प्रशांतीय महासागरीय प्लेट, इसके अभिसरण के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे देखें, अगला क्वेश्चन पूछा गया यूरोपीय रूस अलग हुए हैं। तो यूरोप और रूस किससे अलग हुए हैं? तो यूराल पर्वत से अलग हुए हैं ये। ठीक है, अच्छा इसको यूरोप और एशिया को अलग कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलग करती हैं? तो यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काकेशस पर्वत है और काला सागर है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? यूरोप को रूस से अलग करते हैं या एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे पिनरेज पर्वत किसको अलग करता है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करता है पिनरेज पर्वत, है ना, यह इनके मध्य में स्थित है। ऐसी आल्प पर्वत ये फ्रांस और इटली के मध्य है। जूरा पर्वत ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। वॉस्चेस पर्वत ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है और जालोन पर्वत ये नॉर्वे और स्वीडन के मध्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इन नोट्स के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आगे क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। फिर चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत आप लोग जानते होंगे अफ्रीका में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका जो देश है आपका और लेसोथो, दक्षिण अफ्रीका में एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है लेसोथो, यहाँ पर ये स्थित है आपका ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है थवाना नेत्याना। इससे दो नदियाँ निकलती, एक निकलती है आपकी वॉल नदी और एक निकलती है ऑरेंज नदी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे चिनूक पर्वत। तो चिनूक पर्वत ये आपका रॉकी पर्वत से में स्थित है या यहाँ से चलती है और उत्तरी अमेरिका में ये है। इसको हम बोलते हैं हिम बख्शणी, है ना, हिम बख्शणी इस पवन को हम लोग बोलते हैं चिनूक पवन को। ठीक है, पहले मैंने जो क्वेश्चन उठाए आपके लिए वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से उठाए हैं। इसके बाद आगे हम लोग और भी टॉपिक और पर बात करेंगे। पहले हम लोग जो टॉपिक मैंने एक जगह आपके लिए लिख लिए हैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले पूछे आपसे सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा ये जिसे हम कहते हैं सहारा मरुस्थल और यहीं पर आपकी बद्दू जनजाति भी रहती है। अगर आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो आपका रेगिस्तान है वो कौन सा है मरुस्थल? वो भी सहारा मरुस्थल है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया स्थित है। सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वो है आपका अटाकामा मरुस्थल। और सबसे ज्यादा बालू मृदा वाला जो आपका मरुस्थल है वो है रब अल खाली जो कि सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर? तो ये चीन में है। पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका अर्जेंटीना में है। और थार का मरुस्थल ये आपका भारत में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछे नावीम का, तो ये नामीबिया में है। कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में है जहाँ पर आपकी बुशमैन जनजाति निवास करती है। सोमाली मरुस्थल ये सोमालिया में है और डनकारी ये भी आपका सोमालिया में स्थित है जिसे हम क्या कहते हैं मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? नील नदी के बारे में। तो नील नदी जो है आप सभी को पता है इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसे? नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। और इसका अंत जो होता है वो कहाँ होता है? भूमध्य सागर में। कहाँ होता है? भूमध्य सागर में इसका अंत होता है। अच्छा, इसका उद्गम कैसे होता है? तो इसका उद्गम दो प्रकार से होता है, एक होता है ब्लू नील और एक होती है श्वेत नील। जो ब्लू नील है आपकी वो निकलती है इथोपिया की टाना झील से और जो आपकी श्वेत नील है वो निकलती है विक्टोरिया झील से। ये दोनों आगे बढ़कर कहाँ पहुँचती हैं? ये दोनों आगे बढ़कर सूडान में स्थित इसकी राजधानी खार्तूम यहाँ पर आके मिलती हैं और यहीं पर आगे चलकर इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवान बांध और मिस्र से होते हुए ये कहाँ गिर जाती है? तो ये गिर जाती है भूमध्य सागर में। ठीक है, तो अमेज़न जो आपकी नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछे अमेज़न नदी, तो सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है ये। वर्षावन क्षेत्र सैलवास से होकर ये गुजरती है और इसका मुहाना कहाँ पर है? तो विषुवत रेखा पर इसका मुहाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीव्र गति से बहने वाली नदी कौन सी है?
तो बहुत ही तीव्र गति से बहने वाली नदी है आपकी ओरिनीको नदी, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, और इसकी सहायक नदी है कैरोनी नदी, जिस पर आपका एंजल जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, अब हमारे विश्व की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 ग्रेट लेक्स, इनसे ऐसा कोई भी पेपर जाता होगा जिनसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो 5 ग्रेट लेक्स जो हैं आपकी, ये यूएसए और कनाडा के जो बॉर्डर है इस पर स्थित हैं। ठीक है, इनमें से बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछे कि इनका क्षेत्रफल के हिसाब से इनको क्रम में लगाइए, तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम इसको क्रम में लगाएं तो सबसे पहले आता है सुपीरियर, उसके बाद आता है ह्यूरॉन, उसके बाद आता है मिशिगन, उसके बाद आता है एरी, और उसके बाद आता है ओंटेरियो। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के अनुसार, मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे कि पूरब से पश्चिम इनको लगाइए, तो पूरब से पश्चिम अगर हम लगाएं तो सबसे पहले आती है ओंटेरियो, उसके बाद आती है एरी, उसके बाद आती है ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, और उसके बाद आती है आपकी सुपीरियर। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाता है पश्चिम से पूरब दिशा में, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटेरियो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सुपीरियर झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका जो है वो एक ट्रिक भी है, ट्रिक है होम्स। होम्स से ह्यूरॉन हो जाएगा, ओ से ओंटेरियो, एम से मिशिगन हो जाएगा, ई से एरी हो जाएगा, और एस से सुपीरियर। लेकिन ये क्रम नहीं है, क्रम मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है, इस क्रम के माध्यम से आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब कुछ फैक्ट है उनको देख लीजिए। जैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन झील है आपकी। कैस्पियन सागर जो है आपकी कजाकिस्तान में पड़ती है। हालांकि इसकी जो सीमा है वो 5 देशों से लगती है, लेकिन आप लोग कजाकिस्तान याद रख लेना। वैसे 5 देश, रूस है आपका, ठीक है, इसमें ही आपका ईरान भी है, और आपका मैंने अभी बताया कजाकिस्तान भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मुझे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील। जो कैस्पियन सागर है आपका, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी झील है। लेकिन आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है आपका सुपीरियर झील। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो है बैकाल झील, और सेकंड सबसे लंबी झील है आपकी बैकाल झील। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की ये है वॉन गोलू झील। ठीक है, सबसे ज्यादा खारा है ये। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो टिटिका की झील, और सबसे लंबी सेकंड और गहरी भी झील कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी टंगानिका झील। नेक्स्ट आपसे पूछे जीरो अक्षांश पर स्थित, तो जीरो अक्षांश पर स्थित झील कौन सी है आपकी, विक्टोरिया झील है, जो कि तंजानिया, युगांडा और केन्या। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका विक्टोरिया झील है ये कितने देशों की सीमा पर है, तो 3 देश हैं, तंजानिया, युगांडा और केन्या। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, UKT। ऐसे आपसे पूछे कि कर्क रेखा पर कौन सी झील है जो स्थित है, वो है नासिर झील। तो ये दक्षिण मिस्र और उत्तरी सूडान के मध्य स्थित है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। और आपसे पूछे देशांतर पर कौन सी स्थित है, जो हमारा इस प्रकार से हमारा ये है, ये तो हमारा होगा कर्क रेखा, इसके नीचे की मकर रेखा, इसके ऊपर है कर्क रेखा। और ऐसी एक जाती हमारी 0 डिग्री रेखा जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, इस पर एक झील स्थित है जिसका नाम है बोल्टा। और बोल्टा एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बहुत बार पूछा जाता है घास के मैदान। तो कुछ हमारे उष्ण घास के मैदान होते हैं और कुछ शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो कंपास ये ब्राजील में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। एक है सवाना, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, यानी अफ्रीका में स्थित है कहने के लिए ये एक प्रकार समझ लीजिए, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। एक है लानोस, ये वेनेजुएला में स्थित है। अब शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो आपका प्रियरी है, कौन सा, प्रेयरी, जो यूएसए में स्थित है यानी नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। स्टेपिज ये एशिया और यूरोप के जो सीमा है इस पर स्थित है। ऐसी पंपास ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। फेल्ट्स ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, और कैंटबरी आपके न्यूजीलैंड में है। ऐसी एक आपसे पूछा है पुस्ताज घास के मैदान, तो यूक्रेन और हंगरी में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं किसके बारे में, सुएज नहर। तो सुएज नहर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा। तो सुएज नहर जो है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और एक मानव निर्मित नहर है आपकी। ठीक है, और मिस्र की मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रीमिया कहते हैं। यहाँ पर ही भी ये बनाई गई है। तो इसका जो निर्माण हुआ था उस समय इसकी लंबाई थी 169 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 193.30 किलोमीटर। ठीक है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1869 में, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं,
ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी। ये बहुत ही कारगर थी उस समय जब बहुत लंबा फेरा खाकर व्यापार करने के लिए व्यापारी आते थे। लेकिन जब इसकी सहायता से क्या किया गया, जब इसको बनाया गया तो एक लंबी दूरी जो थी, लगभग 17,000 किलोमीटर की जो दूरी थी, उसको कम किया गया था। मिस्र की भूमि को काटकर इसे बनाया गया था और मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। तो हमने यहाँ पर अभी हमने नील नदी को पढ़ा था विस्तार से, सुएज नहर को विस्तार से पढ़ लिया। अब एक नहर और है जो हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसका नाम है पनामा नहर। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, ये 82 किलोमीटर की है और इसका निर्माण हुआ था 1914 में। ये क्या करती है, तो अटलांटिक जो सागर है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है और जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका को उसको अलग करती है। कौन? पनामा नहर। और किस देश में स्थित है, तो पनामा देश में ही स्थित है। इसके मध्य में एक झील है जिसका नाम है गोटुन झील। कौन सी झील है? गोटुन झील। तो ये बहुत ही फैक्चुअल से फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, नोट्स पसंद आ रहे हो आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेलिन। तो ये कहाँ पर? यूरोप में। और कील नहर कहाँ पर? हमारी जर्मनी में, जो 99 किलोमीटर की है। अब कुछ हमारी जलधाराएं देख लेते हैं। जैसे हमारी जलधाराएं क्या क्या हैं, तो कुछ होती है हमारी गर्म जलधाराएं और कुछ होती है ठंडी जलधाराएं। तो आज हम 2 ओशियन हैं, उनकी गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएंगी उनमें हम आगे की जो हमारी गर्म जलधाराएं और जो ठंडी जलधाराएं होंगी उनको देखेंगे। जैसे अटलांटिक में गर्म जलधारा कौन सी है, तो ब्राज़ील की जलधारा, एंडीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, इरेमंजर की और नॉर्वे की जलधारा, ये सब गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा जैसे वेंगुएला है, फॉकलैंड की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा और कनारी की जलधारा। ये फैक्चुअल से क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। तो वनडे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको रटना होगा। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में कौन कौन सी गर्म जलधारा है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, बहुत बार पूछा गया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपकी एक गर्म जलधारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिरो ये आपकी गर्म जलधारा है और ये आपकी ठंडी जलधारा कौन कौन सी? कैलिफोर्निया है, क्यूफ्राइला, क्यूरोसियो, ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। आपके पास जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी दबी दबी जा रही होगी, क्योंकि मुझे 3 दिन से काफ़ी तगड़ा जुकाम है, जिसके कारण आवाज़ बैठ गई है और नाक भी बंद है, कान भी बंद है। मैं केवल और केवल आपको पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ। आई होप आप भी केवल पढ़ने पर ही फोकस कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं, और योजनाओं से भी हमारे फैक्चुअल से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन में पहला हमसे पूछा गया है जनधन योजना। जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 28 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। हाल ही में 2024 में इसने अपने 10 वर्ष पूर्ण किए थे, ठीक है। उज्ज्वला योजना ये आपकी 1 मई 2016 को बलिया से स्टार्ट हुई थी। और एक आपकी उज्ज्वला 2.0 योजना थी जो 2020 में स्टार्ट की गई थी महोबा से, उज्ज्वला 2.0 योजना। नेक्स्ट मेक इन इंडिया, ये आपकी 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। उज्ज्वला 2.0 देखो मैंने अभी बताया था आपको, 10 अगस्त 2021 को इसे स्टार्ट किया, माफ करना 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था महोबा से, ठीक है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। पीएम डिवाइन योजना, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन आया था, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, नेक्स्ट आपसे पूछे मिशन इंद्रधनुष, तो आप सभी को पता है ये वैक्सीनेशन, और ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी, वैक्सीनेशन से संबंधित है। पीएम गति शक्ति योजना, ये बजट 2022 में पेश किया गया था, ठीक है। 2022 से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पर। ऑपरेशन आहत, ये आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पर्वतमाला योजना, ये आपकी रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पर्वतमाला जो योजना है ये आपके रोपवे जो होते हैं ना, उसके लिए स्टार्ट की गई है। रोपवे, रेलवे नहीं है, ये रोपवे के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। माझी वसुंधरा योजना, ये आपकी महाराष्ट्र की है। स्माइल योजना, ये आजीविका प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। सौभाग्य योजना कब स्टार्ट हुई थी, 25 अप्रैल 2017 को स्टार्ट की गई थी। और ऑपरेशन परिवर्तन ये चलाया था आंध्र प्रदेश सरकार ने गांजा की खेती को रोकने के लिए, इसको बैन करने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो ये आपकी 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी भरतपुर राजस्थान से, जिसमें मृदा कार्ड आपके बनाए गए थे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2022 से 2027 तक चलेगा ये आपका। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था पर्यावरण को अनुकूल खेती करने के लिए।
मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये पीएम फसल योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और अम्मा और बहनी योजना जो है आपकी सिक्किम की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। तो अब हमने यहाँ पर संविधान के कुछ फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके साथ साथ प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब संयुक्त बैठक जो हमारी, ये कहाँ पर है? आर्टिकल 108 में स्थित है। और लोकसभा और राज्यसभा में जब सहमति ना होती है तब इसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? तो संविधान संशोधन लिया है। और राज्यसभा में सदस्य निर्वाचन किए जाते हैं उनको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। और इसकी राजधानी क्या है? डबलिन। डीपीएसवी जो चौथा भाग है वो भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन प्रक्रिया होती है वो भी हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थान दर्शाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आइसोफ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोफ्लोर। ऐसी समान वायु दाब वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जो दर्शाने वाली रेखा उसको बोलते हैं आइसोबार। समान चुंबकीय झुकाव वाले आइसोगोनल बोलते हैं उसे। समान मानव जनसंख्या वितरण वाले लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोपैक्ट बोलते हैं। समुद्र की गहराई वाले लाइन को क्या बोलते हैं? तो आइसोबाथ बोलते हैं। और गर्मी ताप वाले स्थान को आइसोबेयर हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे, टाइटेनिया उपग्रह किसका? अरुण का। टाइटन किसका है? तो ये वरुण का। और टाइटन किसका है? शनि का है। ज्ञानीमीड और कैलिस्टो किसका है? तो बृहस्पति का। टीवोस और फीवोस किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 49 डिग्री जो आपका अक्षांश रेखा है कनाडा और अमेरिका के मध्य है। और 17 डिग्री जो आपका अक्षांश है ये किसको अलग करता है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को। ऐसे 38 डिग्री रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट आपसे पूछे, सिंधु और सतलज इसके मध्य कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के मध्य ये आपका कुमायूं हिमालय है, ठीक है। नेक्स्ट, काली और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे कि सिंधु और झेलम के मध्य कौन सा आपका दोआब है? तो सिंधु सागर दोआब है। झेलम और चिनाब के मध्य कौन सा दोआब है? तो आपका चाज दोआब है। चिनाब और रावी के मध्य रचना दोआब है। रावी और ब्यास के मध्य बारी दोआब है। और ब्यास और सतलज के मध्य आपका विस्त दोआब है। तो देखिए, 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक जो आपने रटा हुआ है और एक जो उसका नया पैटर्न है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि सतलज और सिंधु के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है ना, तो आप बता दोगे पंजाब। ये ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, वो पूछेगा पंजाब हिमालय जो है वो किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद करने की कोशिश करना। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर बोलते हैं। अब कुछ शिखर आपके पर्वत चोटियां हैं और पर्वतमालाएं हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कुछ पुस्तक हैं और उनके ऑथर हैं, यानी उनको लिखने वाले उनके लेखक हैं। जैसे की टू हेल्थ ये किसकी पुस्तक है? तो की टू हेल्थ ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर ये APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। लास्ट थिंग्स ये SP स्नो की बुक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की पुस्तक है। माई ट्रुथ ये इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है। गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया बैक ऑन ट्रैक ये रतन टाटा जी की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके कुछ पुस्तकों के बारे में आपसे पूछ सकता है, जिनमें से एक पुस्तक है गेटवे ऑफ इंडिया बैक ऑन ट्रैक। नेक्स्ट आपका वॉर एंड पीस ये लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। मालगुडी डेज RK नारायण जी की है। स्पीड पोस्ट सोवा डे की है। द डार्क रूम RK नारायण जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया JLN नेहरू की है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे डेथ ऑफ सिटी अमृता प्रीतम की है। कर्मयोद्धा नरेंद्र मोदी जी की है। बीइंग गांधी पारो आनंद जी की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ
ये किसकी है? तो सौरव गांगुली की है। ठीक है, अब कुछ साइंस के हमारे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जैसे आमाशय में कौन सा एसिड होता है? तो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप सभी को पता है। और प्रोटीन के पाचन में जो हमारा एंजाइम काम आता है वो होता है पेप्सिन, जो कि बहुत ही क्रियाशील होता है। ऐसे लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 6:12:6, यानी 1:2:1 का अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसका सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऐसे कुछ विटामिन है और उनके रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का पूछे तो फ्यूनोक्यूनॉन। नेक्स्ट आपसे पूछे संश्लेषित, माफ करना, संश्लेषित पहला कार्बन उत्पाद कौन सा? यूरिया। इसका सूत्र है NH2CO और इसकी खोज की थी किसने? व्हीलर ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस। कीट विज्ञान का जनक या अध्ययन कौन कहलाता है? तो ये आपका एंटोमोलॉजी। और हड्डियों के वैज्ञानिकों के अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जीवधारियों के 5 जगत कौन कौन से हैं? तो जीवधारियों के 5 जगत हैं आपके कौन से? तो मोनेरा, कवक, पादप, प्रोस्टा और एनिमल। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस क्लास को थोड़ा पसंद करते हैं तो ऐसे ही क्लास मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। तो जितनी भी सीरीज सर के द्वारा कराई जाएंगी वो आपको मैं कराऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।